नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ठीक है, पहला हम वन बाई वन इसको डिटेल स्टडिंग करेंगे। पहला क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। In this, the user uses the punch card to load the data. User directly does not interact with operating system. It can give his punch card to operator for execution of his work. Means कि इसमें क्या होता था, हम इसके पहले समय में हम क्या होता था कि जो यूज़र होता था अगर उसे कुछ काम अपना कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं काम करता था। वो क्या करता था ऑफलाइन, मीन्स कि अपना जो डाटा है वो पंच कार्ड में लोड करता था जो उसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने होते थे। ठीक है, फिर मान लो वो किसी कंपनी में चला गया है ना, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि हर किसी के पास जो कंप्यूटर नहीं था है ना, तो हमें कहीं जाकर अपना काम करवाना पड़ता था ना। तो मान लो वो किसी कंपनी के पास चला गया है ना, तो वहाँ पर वो क्या करता था कि अपना पंच कार्ड वहाँ पर किसी ऑपरेटर को दे देता था। ठीक है, तो उसका जो प्रोग्राम है वो कौन एग्जीक्यूट कराता था, ऑपरेटर। ठीक है, इसमें जो क्या है यूज़र वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। वो अपना सारा जो प्रोग्राम है जो उसने एग्जीक्यूट कराना होता था वो पंच कार्ड में लोड करके किसी कंपनी में मान लो जाता था और वहाँ पर ऑपरेटर को वो हैंड ओवर कर देता था। ठीक है, तो उस पर फिर जो उसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता था, ऑपरेटर करता था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पंच कार्ड है वो ऑपरेटर को दे दिया। ठीक है, फिर वो उसके जो टास्क होता था उसका प्रोग्राम होता था उसको बैचेस में बना लेता था। ठीक है, जैसे B1 B2 B3 B4 एंड कंटिन्यूस कुछ और भी अगर मान लो B5 B6 है ना, तो वो बैचेस में बना लेता था। ठीक है, मतलब बैच 1 में 3 प्रोग्राम है, बैच 2 में 4 है, बैच 3 में भी 3 है, बैच 4 में 4 है। ठीक है, तो फिर क्या करता था पहले जो बैच 1 है उसको वो CPU को दे देता था। ठीक है, उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए। और मान लो है ना क्या जो उसका जो क्या जो उसका बैच 1 है वो किसी इनपुट आउटपुट के साथ भी जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कराना था, मान लो आगे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे दिया है ना, तो उतनी देर क्या होता था जो हमारा जो CPU है वो आइडल रहता था। ठीक है, आइडल मीन्स कि बेला है ना, वो फ्री रहता था, वो B2 के पास नहीं जाता था। ठीक है, जब वो उसका सारा काम हो जाए फिर उसके बाद B2 देन B3 एंड B4 मीन्स के बैचेस में हमारा काम डिवाइड हो गया। उसके मान लो B1 के 3 बैचेस हैं, उसके 3 बैचेस जब एग्जीक्यूट हो जाते थे उसके बाद B2 के पास, देन B3 के, देन B4। बट अगर B1 को कुछ अपने इनपुट आउटपुट मान लो कोई प्रिंटर के साथ कुछ प्रिंट कराना है ना, कुछ अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कुछ काम करना है, तो उतनी देर में जो हमारा जो CPU है वो आइडल रहता था। ठीक है, ये किसका काम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके में जो यूज़र है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपना में से इंटरेक्ट नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की हमने क्यों बनाया, जो CPU जो सॉरी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई जो लिमिटेशन थी उसको इम्प्रूव करने के लिए है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ने क्या किया, हमारी CPU की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ किया। ठीक है, इसमें हम काम कैसे करते हैं, मान लो इसमें प्रोसेस बनने हैं ना, P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें जो हमारा जो डाटा है वो सारा का सारा किस में स्टोर होता है, रैम में। ठीक है, रैम क्या है, एक लिमिटेड साइज में, इसमें हम डाटा है जो लिमिटेड साइज में हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या करता था, मान लो जो P1 है प्रोसेस है ना, सबसे जो रैम है वो P1 को CPU को देता था। जब P1 का सारा मान लो P1 के 2 प्रोग्राम है, P2 के भी 2 है, P3 के 2 है, P1 के जो 2 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते थे फिर वो P2 के करता था, देन P3 एंड P4। और अब मान लो है ना अगर P1 के जो प्रोग्राम है ना, जो है ना प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर क्या होता था, वो जो CPU है वो P2 प्रोसेस करने लग पड़ता था। ठीक है, कि जो CPU है वो फ्री नहीं रहता था, पर अगर कुछ उसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस के साथ नहीं काम करना है तो पहले P1 देन P2 P3 एंड P4
ठीक है। बट हाँ, अगर उसे P1 को कुछ इनपुट आउटपुट के साथ कुछ ऑपरेशन कुछ करना है, काम करना है, तो फिर क्या होता था, जो P1 है वो P2 के पास चला जाता था। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। वैसे वो उसने P1 के बाद P2 देन P3 P4, बट अगर P1 को इनपुट आउटपुट के साथ काम करना है देन CPU P2 मीन्स जो रैम है वो P2 को दे देता है। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ कि यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुई कि हमारा जो CPU है वो फ्री नहीं रहता है। ठीक है, जैसे बैच में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, उसमें हमारा जो CPU है उतनी देर तक फ्री रहता था। अगर हमारा जो बैच 1 है वो इनपुट आउटपुट वाइज के साथ अगर काम कर रहा है उतनी देर में CPU फ्री रहता था। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या, अगर P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट वाइज के साथ काम कर रहा है तो उतनी देर में वो P2 प्रोसेस के साथ फिर काम करने लगता है। इसी रैम जो है वो P2 प्रोसेस को CPU को भेज देता है, देन उसके जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कराने लग पड़ता है। ठीक है।